हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए हम लोग लगा रहे हैं नीट 2021 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है जी। तो 125 तक हम लोग लगा चुके हैं, आगे चलते हैं। पादप कोशिकाओं में किसके द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जाता है? प्लांट सेल्स में हम किसके द्वारा म्यूटेशन करा सकते हैं? ठीक है जी। तो गामा रेज इसका आंसर है। गामा रेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और गामा रेज के इस्तेमाल से हम लोग प्लांट सेल में म्यूटेशन को उत्प्रेरित कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो गामा रेस को ठीक कर लीजिए। आगे बढ़ता हूँ। ये रटने का क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, पिरामिड क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड है। सबसे नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे आप रखेंगे प्रोड्यूसर, उसके बाद आप रखेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद आप रखेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता, और टर्शरी कंज्यूमर, टॉप मोस्ट कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर वो हैं जो सूरज की किरणों का इस्तेमाल करके वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को फिक्स करके रासायनिक यौगिक ग्लूकोज बनाते हैं। हरे पादप प्रोड्यूसर होते हैं। उत्पादक सबसे पहले ये जो पिरामिड आप जानते हो, एक आकृति होती है पिरामिड। ठीक है, ये जो आकृति नुमा आपका एक प्रेजेंटेशन, ग्राफिक प्रेजेंटेशन बन गई जब आप 4 ट्रॉफिक लेवल क्या है? ट्रॉफिक लेवल ये जो जीव हैं उनके भोजन को ग्रहण करने की विधि के अनुसार उनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर वो जीव हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, वो हैं जो पादप को खा के अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि हिरन हो गया, गाय हो गई। और जो इनको खा रहे हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर। ये हर्बीवोरस हैं, शाकाहारी, और ये आपके मांसाहारी हैं। गड़बड़ हो रहा है, फिर से बना देता हूँ, समझो। सबसे नीचे उत्पादक आपके हरे पादप। इनको खाने वाले जो पादप को खा रहे हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता। और जो शाकाहारी को खा रहे हैं, गाय को खा रहा है, हिरन को खा रहा है, वो हो सकता है आपका वुल्फ, भेड़िया या टाइगर भी हो सकता है। चलो खैर, भेड़िया लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। और जो भेड़िए को खा जाएगा वो आपका टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा या टॉप मोस्ट कार्निवोर हो जाएगा। ये मांसाहारी है। शाकाहारी के बाद मांसाहारी। तो ये प्रोड्यूसर, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता या टॉप मोस्ट उपभोक्ता। यहाँ पे आपका शेर। ठीक है जी। और ये जब आपने ट्रॉफिक लेवल पे इन लोग को अरेंज कर दिया तो ये जो आकृति बनी ये पिरामिड कहलाएगी। अब पिरामिड की शेप आप जानते हो, मिस्र के पिरामिड वो इस तरह की होती। तो अगर इनका नंबर, अब ये जो पिरामिड बन रहे हैं पारिस्थितिकी पिरामिड, हमने 3 कारकों को ध्यान में रख के हम बना सकते हैं। एक तो भैया हम ध्यान में रख सकते हैं उनका नंबर, संख्या के आधार पे। एक हम बना सकते हैं इनमें मौजूद जूल एनर्जी के, ऊर्जा के हिसाब से, और एक इनके जैविक भार के हिसाब से। ठीक है जी। अगर इन 3 पैरामीटर के हिसाब से हम ये पिरामिड का बना सकते हैं। तो अगर इस तरह की शेप आई तो ये कहलाता है सीधा पिरामिड। अगर इस तरह की शेप आई तो उल्टा, और अगर इस तरह की शेप आई तो स्पिंडल, तुर्कनुमा, कि ये कम ज़्यादा कम। ठीक है। और ऊपर की तरफ जाते हुए अगर बढ़ गया तो पिरामिड आपको इस शेप का, कि ये संख्या कम, उत्पादक की, उपभोक्ता की उससे ज़्यादा, और उपभोक्ता की सबसे ज़्यादा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये कहलाएगा इन्वर्टेड पिरामिड, ये कहलाएगा सीधा करा पिरामिड। ठीक है। अब ज़्यादातर आप देखेंगे पिरामिड के बारे में कि ज़्यादातर ये सीधा ही होता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। ऊर्जा का हमेशा सीधा होता है, ऊर्जा का कभी भी, क्योंकि एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पे जो ऊर्जा जाती है वो केवल 10% जाती है। तो ऊर्जा का हमेशा पिरामिड जो होता है सीधा होता है। चलिए, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, सही बात है। एक घास भूमि परितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है, सही बात है, क्योंकि घास खूब सारे, संख्या का कह रहा, खूब सारी घास को खाने वाले 10 हिरन, किसी भी हैबिटेट में 10 हिरन, उनको खाने वाले 3 भेड़िया, और उसको खाने वाला 1 शेर। तो जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जा रहे हैं नंबर कम होता चला जा रहा, तो पिरामिड कैसा आएगा? सीधा आएगा। ये बात भी सही है। समुद्र में जीव भार का, अब देखिए ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली बात है। कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये 2 कथन एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर हम आपसे कहें कि इस समय दिन है
और दूसरे कथन में कहें इस समय रात है, तो एक ही कथन तो ठीक हो सकता है, दोनों तो नहीं ना हो सकते। कह रहा समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणता उल्टा और समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणता सीधा। तो ये आप समझ जाओ, अगर ये दो चीज़ें नहीं भी पता कि भैया इन दोनों में एक ही चीज़ तो सही हो सकती है मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ मैं लड़का हूँ और मैं कह रहा हूँ मैं लड़की हूँ, तो भैया एक ही चीज़ तो सही हो पाएगी। अब ये ना कहना किन्नर, ये ना ले आना बुद्धि बीच में। समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणता उल्टा, समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणता सीधा, दो स्टेटमेंट हैं तो दोनों में से एक ही ठीक हो सकता है। एक ठीक कौन सा है? ठीक है कि भैया जीव भार का पिरामिड साधारणता उल्टा होगा। क्यों उल्टा होता है? क्योंकि समुद्र में जो उत्पादक हैं वो क्या हैं? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन उनको जीव भार कह रहा, फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को खाने वाले फिश, मछली, छोटी मछली फिर बड़ी मछली। तो ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम जा रहे हैं भार बढ़ रहा। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है भैया? ये ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे जो उत्पादक हैं उनकी उत्पादकता दर बहुत तेज़ है। ये मछली ने जब इसको खाया, शैवाल को, डायटम्स को, या मछली ने इसको जूप्लैंक्टन को खाया, जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को खा रहे, तो इन्होंने इनको खाया, लेकिन इनकी डिवाइड होने की क्षमता इतनी तेज़ है कि जब तक इनको दोबारा भूख लगी उन्होंने फिर से अपनी नई खेप बना ली। लेकिन इनका वज़न बहुत कम है, इसका वज़न जूप्लैंक्टन का ज़्यादा है, उससे ज़्यादा छोटी मछली और उससे ज़्यादा व्हेल बड़ी मछली। तो ऊपर की तरफ जब हम चलेंगे तो साधारणता ये उल्टा होता है, तो गलत कथन सही नहीं है। तो समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणता सीधा होता है, ये गलत कथन है, इसलिए ये सही विकल्प है, इसको चुन लीजिए। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलें। सूची को सुमेलित करिए। वातरंध्र लेंटिसिल्स क्या है? लेंटिसिल्स एपिडर्मिस फट जाएगी और वो एक लेंसनुमा ओपनिंग बना देगा, जिससे अंदर के जो लिविंग सेल हैं वो बाहर के वातावरण के संपर्क में रहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद, द्वितीयक वृद्धि होने के बाद जो ये कॉर्क बनी, कॉर्टेक्स में कॉर्क बनी, और उस कॉर्क की वजह से कॉर्क में सुबेरिन डिपोजिशन है, कुछ एक एपिडर्मल सेल्स फट जाती हैं, वो फट जाने से वहाँ वातरंध्र बन जाते हैं जो कि लेंस के शेप के होते हैं। तो वातरंध्र गैसों के आदान प्रदान में काम आते हैं। कॉर्क क्या है? कॉर्क सुबेरिन डिपोजिशन कॉर्क में मिलता है। तो ये जो हमारी सेल्स हैं कॉर्टेक्स सेल्स, इसमें से कुछ सेल्स में डिवीजन करने की क्षमता आ जाती है, ये कहलाता है फेलोजन। कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ ये बनाता है कॉर्क और अंदर की तरफ ये बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, द्वितीयक वल्कुट। आई बात समझ में? फिर से समझो, ये कॉर्टिकल सेल्स हैं। द्वितीयक वृद्धि के बाद ये कुछ कॉर्टिकल सेल्स में डिवीजन करने की क्षमता आ गई, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ भी सेल डिवाइड हो रही है, अंदर की तरफ भी सेल डिवाइड हो रही है। बाहर की तरफ ये बना देगा कॉर्क, उसमें सुबेरिन डिपोजिशन है, और अंदर की तरफ ये बना देगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, द्वितीयक वल्कुट। ठीक है जी, इसको हम लोग कहते हैं फेलोजन। बाहर की तरफ बनाता है फैलम, अंदर की तरफ बनाता है फेलोडर्म। तो फैलम, फेलोजन, फेलोडर्म, फैलम, फेलोजन, फेलोडर्म। ठीक है, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, मिला लीजिए। वातरंध्र क्या है? वातरंध्र हमारा गैसों का आदान प्रदान। कॉर्क कैम्बियम क्या है? कॉर्क कैम्बियम हमारा फैलम, फेलोजन मतलब कार्डियन। द्वितीय वल्कुट हमारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्या है? फेलोडर्म, और ये कॉर्क में सुबेरिन डिपोजिशन। तो ए के साथ जाएगा 3, कॉर्क कैम्बियम के साथ जाएगा 1, सी के साथ जाएगा द्वितीयक वल्कुट हमारा 4, और डी के साथ जाएगा हमारा सुबेरिन डिपोजिशन 2, 1 4 नहीं 3 1 4 2। ठीक है, ओके। चलिए आगे, ये वाला आंसर है 3 1 4। प्रकाश कालिता के दौरान पादपों में प्रकाश के अवगमन का फोटो रिसेप्शन के दौरान फोटो पीरियोडिज्म के दौरान परसेप्शन ऑफ लाइट कौन करता है? तो लीफ करती है, सिंगल लीफ भी कर सकती है, एक लीफ भी होगी तो कर लेगी। प्रकाश कालिता के दौरान पादपों में प्रकाश के अवगमन का स्थान कौन सा है? पत्ती होती है।
चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक समष्टि फाउंडर इफेक्ट उत्पन्न करता है? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है जो फाउंडर इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जेनेटिक ड्रिफ्ट फाउंडर इफेक्ट कर सकता है। फाउंडर इफेक्ट क्या है भाई कि ऐसी जगह पे कुछ जीन्स, कुछ जीव पहुंच जाएं जहाँ पे पहले वो प्रजाति नहीं थी, तो जो पहुंच के यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस जगह पे उस प्रजाति को, और जहाँ से वो जिस जनसंख्या से आए हैं वहाँ पे एलील की फ्रीक्वेंसी A+A, P+Q अलग अलग हो सकती। मानिए डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी वहाँ 0.8 थी, रिसेसिव की 0.2 थी, लेकिन चांस की बात है यहाँ जो जीव आए उन जीवों में ज़्यादातर यही आ गए, तो पता लगेगा इस वाली नई जो जनसंख्या यहाँ बन रही है उसमें Q की फ्रीक्वेंसी 0.6 हो गई, P की फ्रीक्वेंसी 0.4 हो गई। ये फाउंडर इफेक्ट है। तो एक हैबिटेट से निकल के दूसरे ऐसे हैबिटेट में जाके जीव अपने को स्थापित करे जहाँ पे उनका पहले प्रेजेंस नहीं था। तो वहाँ पे क्यों फाउंडर क्या होता है? नींव डालने वाले। वहाँ पे नींव किसने डाली इस प्रजाति की? ये जो आए। तो ओरिजिनल जो पॉपुलेशन है और यहाँ जो पॉपुलेशन अब बनेगी उनके बीच में आप देखोगे अंतर होगा। ठीक है, अंतर किसका होगा? जीन की फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे जो आके बस गए और यहाँ पे नई जनसंख्या एक बना दी उन्होंने, वो फाउंडर है, फाउंडर इफेक्ट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक समष्टि फाउंडर पर प्रभाव को? म्यूटेशन नहीं है। जेनेटिक ड्रिफ्ट लिख लीजिए, आनुवांशिक विचलन ठीक बात है। नेचुरल सिलेक्शन का रूल उसमें है कि एलील जो फायदेमंद है नेचर उसको सिलेक्ट करती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का रूल फाउंडर इफेक्ट में नहीं है। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे पोषकों की उत्पत्ति मृदा में मात्रा किसी दिए गए समय में कैसे बताई जाती है? स्टैंडिंग स्टेट, स्थायी अवस्था के रूप में। और स्थायी फसल क्या है? तो किसी हैबिटेट में जो जीव हैं उनका जो जैविक भार है उसको हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे स्थायी अवस्था क्या है? स्टैंडिंग स्टेट, स्थायी अवस्था। मृदा में कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे पोषकों की मृदा में मात्रा किसी दिए गए समय में कैसे बताई जाती है, कैसे रेफर करी जाती है? स्थायी अवस्था के रूप में। सूची को सुमेलित करिए, कर लेते हैं भाई। समंजन क्या है? कोहिजन। तो जल के अणुओं में जल के अणुओं के बीच आपसी आकर्षण को समंजन बोलते हैं, कोहिजन बोलते हैं। एक अपोजिट लिख लीजिए 2। आसंजन क्या है? जल के अणुओं में यह भी क्षमता है कि वो जो पोलर सर्फेसेस हैं, ध्रुवी पृष्ठ हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं जल के अणु। जैसे कि ट्रैकिड एलिमेंट्स, ट्रैकिड्स के वेसल्स की जो सेल्स हैं उसकी सरफेस से ये अटैच होने की इसमें क्षमता होती है, आकर्षण होता है, तो उसको बोलते हैं आसंजन। बी के अपोजिट लिख लीजिए 4। पृष्ठ तनाव क्या है? तो हम देखते हैं कि जल के अणुओं में, जब जल के अणु हैं तरल पदार्थ में, तरल रूप में, जल तरल रूप में हो सकता है, जल गैस रूप में हो सकता है, ठीक है, और जल ठोस रूप में हो सकता है। तो जल के अणुओं में तरल अवस्था में एक दूसरे के प्रति ज़्यादा आकर्षण होता है, द्रव अवस्था में अपेक्षाकृत अधिक आकर्षण होता है। सी के अपोजिट लिख लीजिए डी। और बिंदु स्राव क्या है? बिंदु स्राव है कि ये घास की पत्ती के सिरे से रूट प्रेशर के कारण जल का निकल आना तरल रूप में, वो कहलाता है बिंदु स्राव, गटेशन। तो द्रव अवस्था में जल हानि, डी के अपोजिट लिख लीजिए 3। 2, 4, 1, 3। ठीक है जी, आगे चलता हूँ। रोग को ठीक करने के लिए जीन परिवर्धन करते हुए एक जीन को निर्धारित करना, लक्ष्य करना। तो रोग को ठीक करते हुए, जीन मैनिपुलेशन करते हुए, जीन का एम्प्लीफिकेशन करते हुए एक जीन को हम टारगेट कर रहे हैं, लक्ष्य बना रहे हैं कि इसको बदल दो यार, रोग को, इसमें रोग हो रहा है। और मानिए ये जो किसी में कोई रोग है, पता लग रहा है जो उसमें सिकल सेल एनीमिया का जीन आ गया, या आप समझो कि ADA डेफिशिएंसी हो गई है। ADA डेफिशिएंसी अगर हो गई है तो उसमें पता लग रहा है कि उसका इम्यून सिस्टम ख़राब हो गया है। तो इम्यून सिस्टम को सही करने के लिए हमें उसमें वर्किंग जीन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 1990 में 4 साल की बच्ची में ADA डेफिशिएंसी थी, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। उसमें क्या होता है? इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता। तो उस बच्ची में इस तरह से हम लोगों ने वर्किंग
जीन को इंट्रोड्यूस किया था जिसकी वजह से एडीए डेफिशिएंसी ट्रीट हो गई थी। तो रोग को ठीक करने के लिए जीन परिवर्तन करते हुए एक जीन को लक्ष्य किया जाता, तब ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को तब जीन थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये खूब आता क्वेश्चन, ये जीन थेरेपी के लिए खूब आता क्वेश्चन। सबसे पहले किस में अटैम्प्ट किया गया था? 4 साल की बच्ची में कब किया गया था? 1990 में। उसमें क्या था? एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी थी। एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम है जो कि इम्यून सिस्टम के ठीक तरह से काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट बने उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर लिम्फोसाइट की कमी हो जाएगी, इम्यून सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा। उसके लिए ये जीन थेरेपी करी गई थी। तो रोग को ठीक करने के लिए जीन प्रवर्धन करते हुए, जीन एम्प्लीफिकेशन करते हुए एक जीन को लक्ष्य किया गया, उसको टारगेट किया। आप किसको टारगेट करोगे? कमज़ोर कड़ी को, जो कमी है उसको ठीक करना चाहोगे। कमी क्या है? जीन की, जीन फॉल्टी होने की वजह से एडीए डेफिशिएंसी हो गई, एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी हो गई। तो उसमें हम लोग वर्किंग जीन इंट्रोड्यूस कराएंगे। तब यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? जीन चिकित्सा कहलाएगी। किसी वंश जैसे स्लेजिनेला साल्विनिया में 2 तरह के बीजाणु, तो 2 तरह के बीजाणु, छोटे बड़े, लघु और बड़े बड़े, क्या माइक्रो एंड मैक्रो यार, लघु और मैक्रो, लार्ज, लघु और, चलो कुछ वंश जैसे कि स्लेजिनेला साल्विनिया में 2 तरह के बीजाणु बनते हैं। ऐसे पादपों को क्या कहते हैं? हेट्रोस्पोरस कहलाते हैं। तो विषम बीजाणु कहलाएंगे, हेट्रोस्पोरस कहलाएंगे। 2 तरह के बीजाणु बना रहा हूँ। ठीक है। होमोस्पोरस वो होते हैं जिसमें एक ही तरह के बीजाणु बने। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कह रहा है उभयलिंगी है? अब ये आपका क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पादप उभयलिंगी है? हाँ जी, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगी है? तो उभयलिंगी का मतलब समझ लीजिए। उभयलिंगी का मतलब एक ही बॉडी में दोनों अंगों का होना, नर जननांग और मादा जननांग। तो कारा हमारा उभयलिंगी है। ऊपर की तरफ इसमें oogoonium है और नीचे की तरफ एंथ्रीडियम है। ऊपर की तरफ oogoonium है और नीचे की तरफ एंथ्रीडियम है। ठीक है जी। तो कारा प्लांट हमारा कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी है? कारा प्लांट हमारा उभयलिंगाश्रयी है। चलिए आगे चलता हूँ। समकेंद्री